कल लास्ट क्लास में हम लोग ने ये सीखा था बेटा कि डाइपोल भी आपके बेटा एक कंपाउंड में एक से ज्यादा बॉन्ड मूवमेंट थे, तो एक से ज्यादा जो बॉन्ड मूवमेंट थे उसका जो वेक्टर सम हम लोग जब करेंगे तो क्या आएगा आपका डाइपोल मूवमेंट आएगा। करेक्ट। अब यदि सपोज डाइपोल मूवमेंट को हमें जो कैलकुलेट करना है उससे आपको क्या पता चलेगा बेटा, क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं डाइपोल मूवमेंट से? वो उसका पहला एप्लीकेशन है टू डिसाइड polarity to decide polarity of molecule, to decide polarity of molecule। सपोज बेटा ये एक कंपाउंड है इस तरीके से, इसका वेक्टर सम कुछ वेक्टर इस तरीके से, वेक्टर कुछ इस तरीके से, तो इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर सम होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा उस डायरेक्शन में, और उसका जो कुछ रिजल्टेंट आएगा वो कुछ म्यू आर होगा। यदि बेटा म्यू आर आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, देख के लग रहा है नॉट इक्वल टू जीरो, यदि नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप बोलेंगे वो मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर। और यदि बेटा आपका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ जाए तो आप क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ये बात समझ में आई? वो सारे मॉलिक्यूल्स बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिसका क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, और ये वो सारे मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल होंगे जिसका डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे सपोज बेटा H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, H और H ये इस कुछ डायरेक्शन में होगा, ये इनमें तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही जीरो है। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है तो कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, चार्ज इनटू डी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो मॉलिक्यूल कैसे होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आया समझ में? क्लियर है? यस सर। यदि सपोज आपको मैं बोलूं, सपोज आपको मैं बोलूं XgF4O6 सॉरी O2, XgF4O2, क्या ये मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? क्या पता कर सकते हैं हम लोग इसके बारे में? सर नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होगा पक्का? यस सर। सपोज Xg है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। दो ऑक्सीजन है बेटा, तो कुछ ऑक्सीजन ने कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना लिए होंगे। फोर फ्लोरीन है तो एक एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो कुछ इस तरीके से बना दिया होगा। इसका बेटा हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 sp3d2, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो कितना आएगा sp3d2। और यदि sp3d2 है तो इसका ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल कैसा दिखता है, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक ऑक्सीजन ये इधर और एक ऑक्सीजन इधर। अब यदि इनके सबके इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट देखो तो इसका बॉन्ड मूवमेंट ये, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका इस तरफ, ये ज्यादा, इसका बेटा ये इस तरफ, इसका ये इस तरफ, ये इस तरफ, और इसका ये इस तरफ। करेक्ट। तो अब देखोगे बेटा तो ये क्या है, ये और इस बॉन्ड का जो म्यू आएगा, बॉन्ड मूवमेंट आएगा, वो ये म्यू आएगा, इसका भी क्या आएगा, सेम, इसका भी सेम, इसका भी सेम। देख रहे हो बेटा ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, 180 पर है, और दो वेक्टर यदि 180 पर होता है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो। तो इसका रिजल्टेंट जीरो, ये दोनों 180 पर है, इसका जीरो, ये दोनों 180 पर है, इसका जीरो, सबका जीरो, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। देखो जो सिद्धार्थ ने बताया था जीरो, वो सही है। क्लियर है? यस इस सर। तरीके से आपको बॉन्ड डाइपोल मोमेंट बताना है। सारे बॉन्ड का क्या करो, इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट लिखो, और सारे इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट का आप क्या करो, वेक्टर सम देख लो। आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, और ये जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में यदि आपको पता होगा तो आप
बता सकते हैं। नोट कर लो ये। यदि किसी को कुछ भी समझ में ना आया है तो पूछो मेरे से। सर हम XeF4O2 वाले को वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? देखो एक बार फिर से सुनो। XeF4O2 बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। स्ट्रक्चर में कोई यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। ओके। अब देखो आपको क्या करना है बेटा, कभी इस तरीके से स्ट्रक्चर यदि बना के दे आपको कोई, या आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, बना लिया करो। अब देखो ये एक एटम है और ये एक एटम है। मैंने क्या बताया था, एक बॉन्ड का एक बॉन्ड मूवमेंट होगा और इसका ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इसका बॉन्ड मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसका क्या होगा, इसका बॉन्ड मूवमेंट कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और दोनों ये इक्वली ऑपोजिट होते हैं, इनके बॉन्ड एंगल इसके बीच का एंगल कितना होता है 180। अब इन दोनों के बीच का 180 है बेटा। दो वेक्टर यदि 180 एंगल पर है तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, इसका सपोज म्यू है, इसका म्यू है तो वो 0 आता है। तो इसका जो बॉन्ड मूवमेंट, इसका बॉन्ड मूवमेंट आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इसका और इसका ये एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इसका और इसका ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि बेटा इसमें सबके बॉन्ड एंगल कितने हैं 180। यदि सबका 0 हो गया तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 0। आगे समझ में। और यदि मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो सिंपल आप बेटा पोलर और नॉन पोलर पता करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल मोमेंट। जिसका डाइपोल मोमेंट 0 वो नॉन पोलर, और जिसका नॉन 0 वो पोलर। ठीक है अभी? यस सर। डन ये सभी का? यस सर। नेक्स्ट एक इसका एप्लीकेशन और देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है इसका, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर बेटा, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर पता करने के लिए हम लोग ये पता कर सकते हैं। ये तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। ये क्या होता है बेटा, जो कुछ वैल्यूज होती है जैसे डिस्टेंस वगैरह है ना, तो वो हम लोग थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं। सपोज म्यू को आपने क्या q इंटू डी, फॉर्मूला तो q इंटू डी होता है, बट कुछ कुछ चीजें बेटा हमारी एक्सपेरिमेंटल अलग होती है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंट आता है। तो हम लोग हमारे पास क्या होगा, सिंपल बेटा वैल्यूज पता होंगी आपको, या तो म्यू एक्सपेरिमेंटल दे देगा, म्यू थ्योरेटिकल दे देगा, उसका रेशियो इंटू 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। और म्यू एक्सपेरिमेंटल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू एक्सपेरिमेंटल इंटू डी, डिस्टेंस बिटवीन सपोज ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी बोलो तो डी ए बी डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल और डी ए बी। अब बेटा देखो, चाहे थ्योरेटिकल कैलकुलेट करो या एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करो, डिस्टेंस तो क्या रहनी है सेम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय क्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। इससे आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। इससे क्या कर सकते हो, आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये आपके क्या है बेटा, परसेंटेज आयनिक परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है बेटा, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर कंपाउंड होते हैं, और आपको जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या बता रहा है, पोलैरिटी ही बता रहा है। तो पोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर।
क्लियर है ये बात? यस सर। नोट करो इसको। डन। तो इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फाइंड परसेंटेज ionic character in HF molecules if HF bond length is 0.92 angstrom and Q experimental is 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU given mu is equal to 1.2 D। मतलब ये कल मैंने बेटा आपको इसके यूनिट बताए थे, D मतलब क्या है, D बार, अरे, और ESU जो है जो चार्ज का यूनिट है, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मैं ESU का कन्वर्जन और बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में 1D is equal to 10 to the power minus 18 ESU चार्ज मीटर होता है, ठीक है। इसको जरा यूज करो। बेटा एक्सपेरिमेंटल के पहले ये 9 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है Q चार्ज। करो इसको सॉल्व। सर वो 4.8 into 10⁻⁻16 है या -10 है? एक मिनट, ये है आपका, एक मिनट, -10 है बेटा। ओके सर। देखो जरा फॉर्मूला क्या है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। अब आपको Q एक्सपेरिमेंटल दे रखा है, इसका मतलब 4.8 into 10 to the power minus 10, ठीक है। Q एक्सपेरिमेंटल हो गया ये, सर अभी थियोरेटिकल, हाँ हाँ नीचे अभी थियोरेटिकल आएगा नीचे। Q, हाँ तो ये तो वो हो जाएगा ना एक्सपेरिमेंटल, यस सर, अभी और आगे। ठीक है। इनटू क्या करेंगे आप लोग, बॉन्ड लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 इनटू ये क्या होता है, इनटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होगा, बट सेंटीमीटर में सब कुछ है, तो क्या करो आप 8 कर लो इधर, डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल कितना दे रखा है 1.2 इनटू 10 टू द पावर, डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 10 टू द पावर -18
करेक्ट। और इससे जो इंटू 100 कर देना, जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। करेक्ट। यस सर। नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन। अब जरा देखो, ये नया टॉपिक है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको आप एकदम सेपरेट टॉपिक भी मान सकते हो, इसमें पुराना आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। अब जरा देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। आपको नेम से समझ में आ रहा है बेटा, जहां पर इस तरीके की कोई बॉन्डिंग हो जहां पर हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज आपका एक मॉलिक्यूल HF है, ठीक है, और ये एक कंटेनर में एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे HF पड़े हुए हैं कंटेनर में, क्या बेटा, बहुत सारे HF पड़े हुए हैं। अब अच्छा आप देखोगे ध्यान से, F क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। इसके जो बीच के इलेक्ट्रॉन है, इसकी टेंडेंसी होगी अपने तरफ विड्रॉ करने की, जबकि सेम बेटा इधर बन जाएगा पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। बेटा ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो चार्ज है बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट, यदि दो चार्जेस होंगे उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स को ही आप क्या बोलते हो, बॉन्ड। फोर्स को ही क्या बोलते हैं, बॉन्ड। और यदि बॉन्ड में बेटा यदि हाइड्रोजन के साथ कोई बॉन्ड बना रहा हो, उसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन। तो यदि आप समझना बड़े ध्यान से, अब ये इस तरीके के, इसको आप सिंपल क्या बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमें पढ़ना है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो यही बॉन्ड है। अब ये कब कब ऐसा होगा, ये तब होगा बेटा जब आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बेटा तभी बनेगा जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होगा। करेक्ट। या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन अपने से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यदि कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और यदि जिसके साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा। तभी इनके बीच में बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। आया क्या समझ में? यस सर एक बार वापस रिपीट करो ना। सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बेटा, सिंपल है, यदि हाइड्रोजन किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की जरूरत क्यों है, क्योंकि बेटा ये बॉन्ड तब बनाएगा जब इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस पर कब डेवलप होगा, जब इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। और ये जो पॉजिटिव पर चार्ज बना और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच का जो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यही क्या है बेटा, केमिकल बॉन्ड, मैंने पहली क्लास में बताया क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या बोलोगे, बॉन्ड। और इधर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? यस सर। अब जरा देखो कुछ ये इतना नोट कर लो, ये अपने कॉपी में लिखो, फिर मैं जो लिखा रहा हूँ वो लिखना, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट लिखो, when hydrogen bond या when hydrogen attached to electronegative atoms, when hydrogen attached to electronegative atoms like
अब देखो ये हाइड्रोजन बेटा किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, फोन के साथ। क्या याद रखोगे, हाइड्रोजन जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है वो किसके साथ होना चाहिए, फोन के साथ। ये फोन FON, ठीक है, फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो when hydrogen attached to electronegative atoms like फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या याद रखते हैं, फोन, then a partial negative charge is developed on electronegative atom and partial positive charge is developed on hydrogen atom resulting in formation of डाइपोल। यही हो रहा था बेटा, ये हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जो कि क्या फॉर्म करेंगे, ये डाइपोल। ये पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? Yes, sir. इसको ये लिख जाए तो मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा नेक्स्ट पेज में, ये हो जाए तो बताना। सर वो लास्ट लाइन क्या लिखा, रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल, लिख सकते हो इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल। सर हो गया। जानिए सभी का। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया ना सभी को? when number of such dipole comes near to each other, then a weak electrostatic force of attraction is developed between them, which is called hydrogen bonding। आगे समझ में? जैसे ये HF था, दूसरा HF था, ये क्या करे, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। ये जो डाइपोल बने, इन डाइपोल के बीच में बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन किसका होना चाहिए, किससे कनेक्टेड होना चाहिए, फोन से कनेक्टेड होना चाहिए। आ गया क्या समझ में? यस सर। नोट करो इसको फास्ट। सर एक डाउट है। बोलो बोलो। सर जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा
तब सर जो ओरिजिनल बॉन्ड्स फॉर्म है जो कि HF दो पहले वाले मॉलिक्यूल्स है, उनका बॉन्ड ब्रेक होगा या फिर वो भी रहेंगे? कुछ नहीं होगा उनमें बेटा। ये जो बॉन्ड होते हैं ये आपको यदि याद हो बेटा, तो मैंने स्टार्टिंग में केमिकल बॉन्ड को टू टाइप्स में डिवाइड किया था। एक तो था आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरा वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड में मैंने लिखाया था बेटा, ये क्या है आपके इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड है। क्या है? इंटरमॉलिकुलर बॉन्ड। जो यदि इंटरमॉलिकुलर जो भी बॉन्ड होंगे, या तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे या वॉन्डरवॉल फोर्सेस होंगे। करेक्ट। तो ये जो बॉन्ड है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें किसी बॉन्ड का ब्रेक नहीं होना। इधर पे जस्ट क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो और उसमें यदि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, उसको आप जस्ट सिंपल क्या बोलने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? यस सर। सर मतलब इसमें फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहे, यहाँ पे वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। ये मॉलिक्यूल्स, ये पूरा एक मॉलिक्यूल और ये एक पूरा मॉलिक्यूल के बीच में ऐसे बेटा, इस मॉलिक्यूल का इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ, इसका इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच में बेटा क्या होगा, एक कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। आगे समझ? यस सर। डन ये सभी का। अब यदि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये आपके ये जो H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाले टू टाइप्स के होते हैं। इंटरमॉलिकुलर H बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सपोज बेटा जैसे देखना, सपोज ये HF मॉलिक्यूल होता है, ये HF मॉलिक्यूल क्या करेगा बेटा, अपने दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये HF मॉलिक्यूल अपने दूसरे HF मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये HF मॉलिक्यूल अपने बेटा HF इस तरीके से, ये इस तरीके से क्या चलता रहेगा, ये इस तरीके से क्या करेगा HF। इन्होंने क्या करा बेटा, ये इंटर मॉलिक्यूल से इधर डिफरेंट। जब बेटा इस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, क्या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देख रहे हो, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, ये है, तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसको आप क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, मॉलिक्यूल्स यदि डिफरेंट है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं लिख सकता हूं, इट इज प्रेजेंट between two or more molecules which may be same or different, करेक्ट। जब बेटा आपके क्या हो, ये सेम मॉलिक्यूल से बट एक से ज्यादा सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रा क्या हो जाएगा, जब बेटा मॉलिक्यूल जो बॉन्डिंग हो वो विद इन द मॉलिक्यूल हो, विद इन सेम मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलोगे आप, इंट्रा मॉलिक्यूलर। जैसे सपोज ऐसा कुछ है, इधर सामने क्या चाहिए, अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये ऑक्सीजन क्या फोन से कनेक्टेड है, फोन से, सॉरी ये हाइड्रोजन क्या फोन से कनेक्टेड है, हाँ फोन से कनेक्टेड है। क्या इसके सामने बेटा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसको आप क्या बोल दोगे, H बॉन्ड। और ये क्या हो जाएगा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आया क्या समझ में? यस सर। एक और एग्जांपल बताऊं, थोड़ा स्पेस कम है इधर। सपोज ऐसा कुछ है,
अब ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसको पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। अब इन दोनों एटम के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी विद इन द मॉलिक्यूल है। तो जब विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर, और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक से ज्यादा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है, नोट कर लो इसको। डन ये। तो सर नहीं सर। करेक्ट, आ गया समझ में। यस सर। अभी सपोज, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अब अलग से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जरा इसके एप्लीकेशन वगैरह कहाँ यूज करेंगे हम लोग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हेडिंग आ लो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले इसकी कंडीशन की बात करें यदि हम लोग, कंडीशन क्या हो जाएगी, H must be, हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच। जो मैंने बोला था बेटा, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए, कौन से कनेक्टेड होना चाहिए, ये भी याद रखेंगे। H मस्ट बी कनेक्टेड या मस्ट बी अटैच्ड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा वो होने चाहिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा, यहाँ बेटा 3 से ज्यादा। वो कौन से होते हैं, फोन। सिंपल क्या याद रखोगे बेटा, फोन से कनेक्टेड हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। दूसरी क्लोरीन कंडीशन भी होता है ना क्या, सर? क्लोरीन भी होता है ना? नहीं क्लोरीन नहीं होगा बेटा। क्लोरीन एक्चुअली में क्या होता है, दूसरे कंडीशन से समझ में आएगा। साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम must be small। देखना ध्यान से समझना, स्मॉल क्यों होना चाहिए। सोचो बेटा, हाइड्रोजन तो छोटा ही है। अब हाइड्रोजन यदि बेटा बहुत बड़े मॉलिक्यूल के साथ यदि बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, यदि हाइड्रोजन छोटे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। सर छोटे के साथ, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था बेटा, यदि ओवरलैपिंग यदि हो रही है वो 1s में ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू 1s 2s में। करेक्ट। तो इसलिए हमेशा बेटा जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग करेगा।
इसलिए बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल। और जो Cl है बेटा उसका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है 3, बट इसका साइज बड़े होने की वजह से ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। आगे समझ। यस सर। इधर क्या लिखोगे, सपोज आपसे पूछा जाए HN, HO और HF, इसमें बेटा इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सबसे अच्छा करेगा? सर HF। हाइड्रोजन सर जितने HF HF करेगा, क्योंकि HF क्या बेटा, हाइड्रोजन किसका है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होगा, या हम ये बोल सकते हैं जितने छोटे एटम के साथ कनेक्टेड होगा उतना अच्छा क्या करेगा वो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया। सेम बोल सकते हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैं अभी बता रहा था, लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है बेटा किसकी, Cl की, बट साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो Cl क्यों नहीं होगा वो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि साइज ज्यादा है, साइज इंक्रीज हो जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। डन ये? नहीं सर। डन सर। डन। चलो अब देखते हैं जरा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ intermolecular H bonding। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। पहला क्या है बेटा, फिजिकल स्टेट। यदि कहीं पर बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इसका मतलब क्या बेटा, वो आपके उनमें देखो समझना ध्यान से बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो गैसेस होते हैं क्या उसमें बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, नहीं होता है। तो यदि बेटा इनके बीच में यदि कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होगी जब वो बेटा लिक्विड फॉर्म में होंगे, या ये बोल सकते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपके लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे H2O में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, HF में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये क्या होते हैं आपके लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट, क्योंकि बेटा इधर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जबकि आप देखोगे बेटा H2S सेम ग्रुप के सेम प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बट H2S और HCl क्या है बेटा, आपके गैसेस होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। स्टेट समझ में आ गया? आप सभी ने सुना होगा बेटा कि जो
आइस है वो वाटर में फ्लोट करती है। अब आइस वाटर में फ्लोट क्यों करती है? सर उसका सर डेंसिटी कम होता है। density उससे कम है। सर उसमें एयर बबल्स ट्रैप्ड होते हैं। बिल्कुल सही, उसका जो डेंसिटी है वो क्या होता है बेटा, कम होता है, इसलिए फ्लोट करता है। अब ये बताओ डेंसिटी क्यों कम होता है? सर जो एटम्स के बीच में जो ऐसा ये रहता है डिस्टेंस रहता है वो डिफरेंस हो जाता है ना। क्या हो जाता है, एक बार फिर से बोलो। मोर स्ट्रांगली पैक्ड हो जाते हैं सर वो। अच्छा, सर वॉल्यूम ज्यादा होता यस सर। वॉल्यूम कैसे ज्यादा हो जाता है? सर वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब भी डेंसिटी कन्वर्ट इनवर्सली करते हैं। देखो जरा क्या होता है, जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो क्या होती है, कम होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। इसी की वजह से क्या होता है बेटा, आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब हम लोग ये समझते हैं बेटा इसकी डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है, मतलब इसकी डेंसिटी क्यों कम होती है। क्या होता है बेटा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स बेटा आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड बनाएंगे। तो ये आपस में बेटा कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। Sorry. इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये 4 मॉलिक्यूल इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। अब आप देख रहे होगे बेटा, यदि आप लिक्विड के 4 मॉलिक्यूल्स तो बेटा इतने जगह में आ सकते हैं, जब आइस हो रहा है इसका मतलब इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, और इतने बड़े वॉल्यूम में सिर्फ क्या है बेटा, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इधर क्या हुआ बेटा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। आया क्या समझ में? क्योंकि बेटा ये कुछ इस तरीके से ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या होता है, ये आपका उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, आइस फ्लोट होती है। आगे समझ में? अभी तक आपसे जो आपको अभी तक जो पता था छोटी क्लास में आता है कि आइस फ्लोट करती है वाटर पे, है या नहीं, तो आपने रट लिया था। और अब आपसे पूछा जाएगा बेटा क्यों क्यों फ्लोट करती है, तो उसके रीजन आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ओपन केस लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से बेटा डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज होगी तो आपका आइस फ्लोट करेगा वाटर में। क्लियर है? यस सर। नोट कर लो इसको। डन? नहीं सर।
अभी तो हुआ होगा। नेक्स्ट देखो जरा, सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट समझ में आया सभी को? सेकंड एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं कैसे जरा। सपोज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH is 120 instead of 60 ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। अभी समझते हैं कैसे डाइमर फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है बेटा। सपोज ये एक एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड याद रखेंगे, आज मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ये बेटा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, मतलब CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। तो थोड़ा और अच्छे से बनाऊंगी मैं। अब ठीक है, ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल यदि एसिटिक एसिड का आ जाए, इधर पर OH और इधर पर, ये क्या करते हैं बेटा, इसके पास लोन पेयर है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये इसका ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, करेक्ट। तो अभी इतना यदि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है तो इसकी वजह से क्या है, ये मॉलिक्यूल ने क्या फॉर्म कर लिया बेटा, इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड करके क्या बना लेते हैं, डाइमर। डाइमर क्या होता है एक्चुअली में, जब बेटा एक मोनोमर है, एक ये कंपाउंड, इसके साथ एक और कंपाउंड एक साथ कंबाइन हो जाए, उस फॉर्म को आप क्या बोलोगे, डाइमर। यदि दो की जगह बेटा 4 5 6 इस तरीके के मॉलिक्यूल आपके कंबाइन हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉलीमर। क्या बोलेंगे, पॉलीमर। जब इस तरीके से क्या हो बेटा, आपके कंपाउंड्स एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, या सिंपल इधर तो क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल इस तरीके से कम। अब क्या बेटा, इन दोनों मॉलिक्यूल को किसी दूसरे तीसरे मॉलिक्यूल से मतलब है नहीं, ये अपने ही आप में स्टेबल है क्योंकि अच्छा खासा रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। देख रहे हो बेटा, ये 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़िया सा साइक्लिक कंपाउंड बनाया रिंग। तो ये जो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है बेटा, अब हमें यदि ये इस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या बताना पड़ेगा, 120। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या कर रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो गया। आगे समझ? यस सर। नोट करो इसको फास्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके मैंने आपको समझा दिया। नोट किया, डन ये? यस सर। नेक्स्ट देखो जरा, सॉल्युबिलिटी।
अब ये सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होगा बेटा, सोचना बड़ा ध्यान से। सॉल्युबिलिटी, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब क्या बेटा, यदि किसी मॉलिक्यूल को आपने किसी सॉल्वेंट में डाला और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हमेशा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट। तो आप यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, वो तो फेवरेबल चीज हो गया, करेक्ट। यदि कोई कंपाउंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है उसमें डालने के बाद, मतलब वो स्टेबल हो रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आए समझ में? सिंपल बोल सकते हैं एच हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करेगी। जैसे आपको पता होगा बेटा, जो एल्कोहल है, एल्कोहल यदि आप वाटर में डालोगे वो ज्यादा सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू ईथर। तो जो एल्कोहल है एक्चुअली में, एल्कोहल वाटर के साथ क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वो ज्यादा सॉल्युबल। तो सोचो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड यदि कहीं बन रहा होगा तो फेवरेबल कंडीशन है। यदि आपका वाटर है, ठीक है, वाटर, और इसमें आपने एक ऐसा कंपाउंड डाला जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर ले, या HF डाला या CH3OH अल्कोहल डाला, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, मॉलिक्यूल और ज्यादा स्टेबल होगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी समझ में आ गया सभी को? नहीं आया वो समझ में तो बताओ, और कोई दूसरा तरीका देखो। समझा सर। आ गया? क्या हो जाएगा ये, अल्कोहल आर more soluble in water than ethers because alcohol form hydrogen bonding. नोट कर लो इसको। लिख लिया सर। देखिए फोर्थ देखो जरा सर, एक मिनट प्रीवियस पेज करो ना। यस सर। हो गया। नेक्स्ट देखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP। अच्छा ये बताओ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है क्या होता है? यस सर। क्या होता है सर, जब हम आइस को जब हीट करते हैं तो जो उसको वाटर बनने के लिए क्या बोलते हैं, टेम्परेचर होता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब वाटर को गैस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेपर के फॉर्म में, तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वो है जब उसका क्या हो, मेल्टिंग पॉइंट उसको बोलेंगे जब आपका कोई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करे, और बॉइलिंग
पॉइंट क्या बोलेंगे, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या हो, लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको आप क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हमें उसकी डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें क्या समझना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में एक्चुअली में होता क्या है। हो ये रहा था कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। यदि बेटा सपोज कोई भी कंपाउंड आपका लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू गैस फॉर्म में, करेक्ट। और यदि सपोज आपको बेटा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है, आप हीट कर रहे हो और इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कराना है आपको गैस में कन्वर्ट करने के लिए, करेक्ट। तो अब यदि बेटा एक ऐसा जगह है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही और फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि बेटा इंक्रीज होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि उधर होने लगे, तो मतलब एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे, और यदि एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गए तो आपको उसको ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, यदि कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। आगे समझ? यस सर। नोट कर लो इसको। तो सिंपल यदि मैं आपसे पूछा जाए H2O CH3OH और CH3 और CH3OCH3, ठीक है, तो इसमें बेटा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसमें बेटा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसके बाद इसमें, फिर इसमें। तो इसका इसका सिंपल क्या बोल सकते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ये। इसमें तो बेटा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, करेक्ट। यस सर। नेक्स्ट देखा जाए यदि वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये नया टर्म है आप लोग के लिए, सुनना बड़े ध्यान से। यदि सपोज एक ऐसा क्लोज कंटेनर मैंने लिया और इसके अंदर बेटा कोई लिक्विड फिल कर रखा हूं, सुनना बड़े ध्यान से, इसके अंदर क्या कर रखा हूं, लिक्विड फिल कर रखा हूं। यदि इसके अंदर लिक्विड फिल होगा, अब मेरे को क्या करना है बेटा, इधर से हीट करना है। हीट करूंगा तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये इधर पे बेटा जो वेपर फॉर्म में जो आएगा, ठीक है, ये मैं अलग से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वेपर फॉर्म में गया, तो ये जो वेपर फॉर्म में गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो बेटा इस सरफेस पर जितना प्रेशर लगा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ये जो वेपर फेज में वेपर प्रेशर, जो वेपर फेज के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना भी प्रेशर अप्लाई करें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर, करेक्ट। यस सर। अब समझना बड़े ध्यान से, यदि बेटा कहीं पर हाइड्रोजन, यदि सपोज इधर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, यहाँ पर सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी, यदि इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या मॉलिक्यूल बेटा वेपर में कन्वर्ट होगा? उनकी टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी वेपर में कन्वर्ट होने की, क्योंकि इधर पे एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गए। और यदि इधर वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब यदि वेपर प्रेशर यदि बढ़ाना है तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। वेपर प्रेशर कम होगा यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ जाएगी। आगे समझ में ये? यस सर। नोट करो इसको फास्ट।
डन। Yes, यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जरा विस्कोसिटी, या उसके पहले लिखते हैं वोलाटाइल नेचर। वोलाटाइल नेचर, अच्छा ये बताओ वोलाटाइल नेचर क्या होता है? ये भी आप लोगों से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं ही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। सपोज बेटा कोई भी लिक्विड है, ठीक है, वो उस लिक्विड को हम लोग ज्यादा वोलाटाइल बोलते हैं बेटा जिसका वेपर में कन्वर्ट होना ज्यादा होता है, मतलब वो जिसकी वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो लिक्विड आपका वोलाटाइल है, वो कंपाउंड आपका कैसा है? वोलाटाइल नेचर का। यदि बेटा सोचो इन लिक्विड के बीच में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी तो क्या वोलाटाइल नेचर बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, यदि आपका सोचो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अभी फ्रीली थे तो वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे, बट इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ओवरकम कराना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इनके जो वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी थी वो कम हो जाएगी। हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, यदि वोलाटाइल नेचर डिक्रीज कराना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो कई बार होता है बेटा बहुत सारे कंपाउंड, जैसे आपको पता है केरोसिन या पेट्रोल को खुला छोड़ दो तो वो क्या हो जाते हैं बेटा? वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या करेक्ट? तो बहुत सा जैसे आपका ये है मरकरी है, मरकरी हो या जेडन के कोई भी कंपाउंड हो, इनके क्या होते हैं बेटा? वोलाटाइल नेचर बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपके क्या होता है, जैसे आपका इनका जैसे क्या होता है बेटा, इनको आप हवा में छोड़ोगे इनकी इतना ज्यादा वोलाटाइल नेचर होता है कि वो अपने आप लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यदि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो उनको होल्ड करके रखेगा, वो तो उससे क्या हो जाएगा? वोलाटाइल नेचर कम हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। नेक्स्ट देखो जरा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी पता है सबको क्या होती है? विस्कोसिटी मतलब बेटा आपका जो कंपाउंड है वो कितना ज्यादा विस्कस है, कितना ज्यादा उसमें गाढ़ापन है। करेक्ट? तो वो क्या होता है बेटा आपका विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी, यदि सोचो बेटा विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, गाढ़ापन मतलब काइंड ऑफ सॉलिड, सॉलिड नहीं होता बट लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा विस्कस है। तो यदि सोचो कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हाई बॉन्ड, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, और एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा तो विस्कोसिटी में क्या आएगा? और ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। पहले ही बेटा विस्कस है, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के हमें पता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो यदि कोई कंपाउंड विस्कस है इसका मतलब क्या? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। सिंपल बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये लिख सकते हो। यदि इसने ये सारे जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया, एप्लीकेशन बताया, इनमें से कोई भी समझ में ना आया हो तो अभी पूछ लो, कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा, बट आपको यदि नहीं समझ में आएगा तो काफी समय लगेगा समझने के लिए। डन ये सभी का? सर विस्कोसिटी वाला वापस बताइए। विस्कोसिटी समझो, विस्कोसिटी क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए विस्कोसिटी होता क्या है, विस्कस एक्चुअली में क्या है, किसको हम लोग बोल रहे हैं। यदि सपोज आपका एक लिक्विड है और लिक्विड में सपोज वाटर है, वाटर में बेटा आप मड डाल दो, मतलब मिट्टी वगैरह डाल दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका जो लिक्विड हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? विस्कस हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। करेक्ट? और सोचो उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही, मतलब और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। तो ये समझो बेटा कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे मतलब उसका सॉलिड नेचर क्या होगा? और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, यदि कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उधर क्या हो जाएगा? उसका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझो बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो आपको सबको पता है सॉलिड जो होते हैं उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस।
करेक्ट। यदि कोई चीज विस्कस हो रही मतलब सॉलिड फॉर्म में जाने की कोशिश कर रही है, सॉलिडिफाई होने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे होंगे। और यदि आपका उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रहा है, इसका मतलब क्या उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या उसका विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। अभी क्लियर? यस यानी ये सभी को अब देखते हैं जरा हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये तो सबको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो किन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है? सेम मॉलिक्यूल विद एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, उसी के विद इन द मॉलिक्यूल जो भी बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट? यस सर। अभी क्या इसमें हम लोगों को देखो, अब ये तो मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं, मैं इसमें कुछ नोट बता रहा हूँ। जैसे सपोज मैं चलो बता दूं, इधर से दिखाऊंगा एक चीज आपको। यदि सपोज आपका ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इधर आप देखोगे बेटा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा क्या इधर पे कोई रिंग की फॉर्मेशन हो रही? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ 6 मेंबर रिंग बन रहा है, मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप बन रहा है। तो क्या होता है बेटा जब आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो कुछ इसी तरीके से आपके रिंग की फॉर्मेशन होता है। और कहीं पर भी बेटा यदि 5 और 6 मेंबर रिंग यदि कहीं फॉर्मेशन हो रहा है तो वो क्या होगा बेटा? फेवरेबल होगा हमेशा बेटा। कहीं पर भी बेटा 5 और 6 मेंबर रिंग यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है ये बोल सकते हैं। क्योंकि देखो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या है? वीक बॉन्ड का ही पार्ट है। वीक बॉन्ड में आता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर है। और वीक बॉन्ड में भी बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो तो बहुत मतलब ना के बराबर ही हो जाएगा। तो सिंपल क्या यदि कहीं पर बेटा 5 और 6 मेंबर यदि रिंग फॉर्मेशन हो रहा है तो उधर हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा फेवरेबल है। इसकी वजह से कुछ आपके आंसर में या कुछ आपके जो प्रॉपर्टीज है उनमें इफेक्ट हो सकता है। तो सिंपल इधर क्या बोल सकते हैं हम लोग? 5 6 मेंबर रिंग is more stable in intramolecular hydrogen bonding. अब देखिए जरा नोट 1 ये लो। तो क्या हो जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर H bond take place only in ortho position. ऑर्थो पोजीशन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, पता है सभी को ऑर्थो पोजीशन क्या होता है? यस सर। नॉट इन मेटा एंड पैरा। AP5 आप लोगों ने सुना है क्या? ऑर्थो मेटा पैरा सर अब तक वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी फंक्शनल ग्रुप्स तक ही पढ़ा है। देखो मैं बताता हूँ। सपोज ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है? ये सर ये ऑर्गेनिक का था ना ऑर्थो और हाँ ये ऑर्गेनिक में जो सिखाया था। यदि सपोज बेटा ये कोई आपका कंपाउंड बेंजीन है, बेंजीन पर बेटा इधर क्या लगा हुआ है? जी लगा हुआ है, मतलब एक कोई ग्रुप लगा हुआ है। अभी इसके रिस्पेक्ट में ध्यान से समझना, इसके रिस्पेक्ट में इसके जो बाजू वाली ये दोनों पोजीशन होगी इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो। ये जो दो पोजीशन होगी इनको आप क्या बोलोगे? मेटा।
ये मेटा और ये मेटा, जबकि ये जो पोजीशन होगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा। ठीक है, तो यदि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा तब होगी जब ये ऑर्थो पोजीशन, आप देख रहे हो बेटा जितने भी अभी तक मैंने एग्जांपल बनाए सभी बेटा मैंने इस पोजीशन पे लगाया। इस पोजीशन पे बेटा इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यदि इधर पे सपोज NO2 होता तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उधर पर एक तो बेटा सोचो बॉन्ड, वीक बॉन्ड जो कि क्या है अट्रैक्शन से है, ठीक है, और वो भी बहुत दूर हो जाए तो क्या उनका कोई बॉन्ड बचेगा, कोई बॉन्ड। तो सिंपल क्या याद रखोगे कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यदि बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई ग्रुप है उससे यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यदि मेटा या पैरा पोजीशन पे लगा है तो उधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस बहुत दूर हो जाता है, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह पाता है, इसलिए उनकी उधर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। आगे समझ में सभी को, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन भी समझ में आ गया, समझ सभी को कौन सी किसको बोलते हैं, जिसको नहीं आता वो नोट करके रख लो। इधर लिख सकते हो बिकॉज ऑफ या बिकॉज ऑफ तो गलत हो जाएगा, बिकॉज मोर डिस्टेंस। ओके, अब इतना लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन, यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला पॉइंट क्या होगा, चलो इसमें सबसे पहले एक चीज मैं समझाता हूँ। यदि सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और सपोज आपके पास एक ये मॉलिक्यूल है, मतलब एक सैंपल है बेटा इन मॉलिक्यूल्स का एक कंटेनर में, और एक कंटेनर में बेटा इस मॉलिक्यूल का सैंपल पड़ा हुआ है, और मैं आपसे पूछूं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यदि समझना बड़े ध्यान से, यदि इस एक देखो एक कंपाउंड का यदि कोई बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पूछे, इसका मतलब क्या, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर पड़े होंगे, इस तरीके के बहुत सारे मॉलिक्यूल इस कंटेनर में पड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेकंड वाला। सेकंड का कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, ऐसा कोई है जिसको फर्स्ट लग रहा हो, और फर्स्ट लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और सेकंड लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बोल सकते हो आप। सर सेकंड में डिस्टेंस कम है। ओके, सेकंड में डिस्टेंस कम है तो इधर पे क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस सर। यस सर। सर फर्स्ट वाले में डिस्टेंस थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अच्छा ये बताओ कि इसके
ये जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके सारे मॉलिक्यूल्स में यही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, करेक्ट? इसके Yes, सभी sir. मॉलिक्यूल्स में भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा क्या? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको आपको ओवरकम करना होता है क्या? इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आपका मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ क्या? मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल के sir. बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इंक्रीज हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, करेक्ट? और जो थोड़ा बहुत Yes. इंटरेक्शन होगा वो भी कम हो गया। तो क्या इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए? नहीं, sir. बढ़ना सर चाहिए। इसके वजह से तो No, कम sir. होना चाहिए। हाँ, और इधर देखो जरा ध्यान से, यदि सपोज इसका ये एक मॉलिक्यूल बेटा, ये आपका इस तरीके से भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि इंट्रा सीखने के बाद इंटर बंद थोड़ी हो जाएगी, जो आपने सोचना बंद कर दिया है। इधर पे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यदि होगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर Increase फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गए। यदि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि इंक्रीज हुए तो क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसलिए क्या होगा हमेशा बेटा? इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे? इससे। तो ये किस पोजीशन पे बेटा NO2 लगा था? पैरा। इसका नाम क्या हो जाता है? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। जबकि इसका नेम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। AP5 वालों के इसका नेम ना लिखते आए तो अभी आप लोग आगे सीख जाओगे, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? देखो, ये पैरा पोजीशन पे लगा है बेटा, इसलिए ये पैरा बोल रहा हूँ। ऑर्थो पोजीशन पे लगा है इसलिए ऑर्थो। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, इससे? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से, क्योंकि इधर पे क्या हो रहा है बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट करो इसको। डन ये? No, No, sir. नहीं, sir. sir. ओके, देखो देखो।
Done, sir. अब हम लोग इधर क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो एक नोट डाल के लिखो, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is more effective than intramolecular, बोल सकते हैं ये intermolecular hydrogen bonding is more effective than intramolecular hydrogen bonding. क्या होता क्या बेटा, सपोज मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, जो जितने भी अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी डिस्कस करी, विस्कोसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का क्या होता है बेटा, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा होता है किससे, इंट्रा, ये सारी, जबकि आपका जो वेपर प्रेशर और वोलेटाइल नेचर था वो क्या होता है बेटा, वो आपको पता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, इंट्रा का ज्यादा होगा इंटर। लगे समझ? यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना, वॉन डेर वाल फोर्सेस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वॉन डेर वाल फोर्सेस। और इतना करने के बाद इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सर वो लास्ट वाला वेपर ये डीपी और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? वोलेटाइल नेचर को वोलेटिलिटी बोलते हैं, वोलेटाइल नेचर को ही बोलते हैं। डन? यस यस सर। ओके, चलिए बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.